पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग में। जो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं बहुत अच्छा टॉपिक है, स्टूडेंट्स की डिमांड पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसको मांग कर रहे थे कि कैलेंडर पढ़ाया जाए। तो आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे और कैलेंडर में सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो इसका एक इंट्रोडक्शन देंगे कि कैलेंडर का इंट्रोडक्शन मतलब कैलेंडर होता क्या है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कैलेंडर में जो बातें होती हैं वो दिन पे होती हैं, मंथ पे होती हैं और ईयर पे। डे, मंथ और ईयर तीन बातें की जाती हैं यहाँ पे। डे की हम बात करेंगे तो इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में, इस बात पर ध्यान देना कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बाद में हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ग्रेगोरियन से बाहर जाते हैं। ग्रेगोरियन से बाहर जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम पूरा पार्ट कवर करने वाले हैं इसके। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं डे की, और डे की बात करेंगे तो डे जो बनेंगे यहाँ से वो 28 डेज का 28 डेज बनते हैं, 29 डेज बनते हैं, यहाँ से 30 डेज बनते हैं और 31 डेज बनते हैं। तो डेज की हम बात करते हैं तो कैलेंडर जो है वो इन्हीं पे काम करता है, 28 डेज पे, 29 डेज पे, 30 डेज पे और 31 डेज पे। यानी कैलेंडर में 28 दिन होंगे, 29 दिन होंगे, 30 दिन होंगे, 31 दिन होंगे किसी भी महीने में। महीने की हम बात करेंगे तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसमें 12 मंथ्स होते हैं। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं, जिन 12 महीने में पहला जो होता है, फर्स्ट डे जो बनेगा वो होता है जनवरी। सेकंड मंथ, फर्स्ट मंथ जो होगा ग्रेगोरियन का वो जनवरी होता है। और हिंदी महीनों की बात करेंगे तो जो पहला दिन होता है वो चैत्र से शुरुआत होती है और यहाँ पे जनवरी से शुरुआत होती है। तो सेकंड होगा फरवरी, थर्ड होगा मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर और दिसंबर। तो ये 12 महीने होंगे। तो महीने की बात करेंगे तो ये 12 महीने होते हैं। अब हम बात जब ईयर की करेंगे तो जो ईयर होगा वो ईयर यहां दो तरीके से बनेगा। एक होता है नॉर्मल ईयर जिसे हम बोलते हैं साधारण वर्ष, और एक बनता है लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर, जिसे हम बोलते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो लीप वर्ष होता है या अधिवर्ष होता है, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि आपको नीचे वाला महीना नहीं दिख रहा हो, तो 10 के बाद में हम 11वां महीना यहाँ लिख देते हैं नवंबर और 12वां यहाँ लिख देते हैं दिसंबर। तो यहाँ पे एक बात समझ पा रहे हैं कि डेज जो होंगे वो 28 डेज का कोई मंथ होगा, 29 डेज का कोई मंथ होगा, 30 डेज का कोई मंथ होगा, 31 डेज का कोई मंथ होगा। मंथ की हम बात करते हैं, 12 मंथ बनेंगे जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होंगे। और ईयर की जब बात करेंगे तो दो तरह के ईयर आपको देखने को मिलेंगे, एक नॉर्मल ईयर होगा और एक लीप ईयर होगा। अब बात ये आती है कि दो ईयर हैं नॉर्मल और लीप, तो दो ही वर्ष क्यों बने, 3 वर्ष क्यों नहीं बने? 3 वर्ष बन जाते, 4 वर्ष बना लेते या एक ही वर्ष रहने देते। अगर नॉर्मल ईयर था तो नॉर्मल ही रहने देते, लीप की क्या जरूरत पड़ गई। अब आप सोचेंगे एक दिन बढ़ जाता है, कैलेंडर की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, तो एक दिन कैसे बढ़ जाता है, वो पूरी डिटेल कैलकुलेशन हम यहाँ सीखने वाले हैं। अभी मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन है तो हम उसको पूरी तरह से सीखने वाले हैं। तो मैंने अभी बार बार एक बात करी कि ये जो हम कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो कहाँ से बना, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसे कैसे बना, तो हम उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले जो कैलेंडर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो था प्राचीन
प्राचीन रोमन कैलेंडर यानी एंसेंट रोमन कैलेंडर, प्राचीन रोमन कैलेंडर। प्राचीन रोमन कैलेंडर जो था उसमें एक वर्ष में 304 दिन होते थे और 10 महीने में इसका अनियमित बंटवारा किया गया था। 10 महीने में इसका अनियमित बंटवारा था। 10 महीने में बांटा गया था 304 दिन को, यानी हम कह सकते हैं कि प्राचीन रोमन कैलेंडर के एक वर्ष में 304 दिन होते थे और उन 304 दिनों को 10 महीनों में बांटा गया, और 10 महीनों में जो बांटा गया वो अनियमित था, जिसका कोई नियम नहीं था कौन सा कितने महीने का कितने दिनों का होगा। अब प्राचीन रोमन कैलेंडर जो है सबसे बेहतर कैलेंडर, जिससे सभी कैलेंडर्स बनते चले आए हैं आगे की तरफ। तो प्राचीन रोमन कैलेंडर जो है ये बहुत अच्छा कैलेंडर चला। तो प्राचीन रोमन कैलेंडर में धीरे धीरे कमी आई, तो इसके बाद में आप बड़े अच्छे से जानते होंगे जूलियस सीजर ने इसी कैलेंडर में कुछ संशोधन कर दिए, कुछ अमेंडमेंट्स किए। ठीक है, तो जूलियस सीजर ने अमेंडमेंट्स किए, कुछ संशोधन कर दिए इस कैलेंडर में, जिन्होंने क्या काम करा कि 304 दिनों में इन्होंने 66 डेज और ऐड कर दिए। 304 दिनों में उन्होंने 66 दिन जोड़े, और 66 दिन जोड़ने के बाद में जो कैलेंडर बना वो 370 डेज का बना। यानी जूलियस कैलेंडर के एक वर्ष में 370 दिन होते थे, और सबसे पहले 12 महीने का कॉन्सेप्ट देने वाला जो व्यक्ति था वो जूलियस सीजर ही था। यानी सबसे पहले 12 महीने में कैलेंडर को, यानी 370 दिनों के वर्ष को 12 महीने में सबसे पहले जूलियस सीजर ने बनाया। और जूलियस सीजर ने बनाया तो ये कैलेंडर जो है वो जूलियस कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जूलियस कैलेंडर। तो ये जो कैलेंडर था वो जूलियस कैलेंडर के नाम से जाना गया। समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से? धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सबसे पहले प्राचीन रोमन कैलेंडर था जिसमें 304 दिन होते थे, इसको 10 महीनों में उसका नियमित बंटवारा किया गया था। इसके बाद में जो कैलेंडर है वो जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया, जिसको हम जूलियस कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और जूलियस कैलेंडर को जो जूलियस सीजर ने बनाया वो 304 दिनों में 66 दिनों को जोड़ा और 370 दिन का जो है वर्ष बना, और सबसे पहले जूलियस सीजर ने इसको 12 महीने में बांटा। अब जूलियस सीजर ने 12 महीने में बांटा। जूलियस कैलेंडर के बाद में आया ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी जूलियस सीजर के कैलेंडर 370 दिनों में 12 महीने में बांटा था। धीरे धीरे इसमें कमी आई, और इसके कुछ हजारों वर्षों बाद रोम के 13वें पोप, तो रोम के 13वें पोप थे, नाम था पोप ग्रेगरी था, जिन्होंने 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार को, ये याद रखने वाली बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछ लिया गया है कि 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 1 एडी 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार को जूलियस सीजर ने रोम के 13वें पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर बनाया, और पहला दिन मंडे था। 1 जनवरी सन 1 दिन मंडे को पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर बनाया, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से विख्यात है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे कि आप पढ़ने जा रहे हैं। अब हमने अभी बात करी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इस कैलेंडर में ये 2 वर्ष बने। अभी तक आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन रोमन कैलेंडर उसमें एक ही वर्ष है 304 दिनों का। जूलियस सीजर है वो भी एक ही वर्ष है, उसमें 12 जो है 370 दिनों का। लेकिन रोम के 13वें पोप ग्रेगरी ने जो कैलेंडर बनाया उसमें 2 वर्ष बने, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो 2 वर्ष कैसे बने, तो चलिए इस पर हम बात करते हैं कि 2 वर्ष कैसे बने। देखिए समझिए यहां से, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए
अब इस बात को ध्यान से समझेंगे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष बना फिर लीप वर्ष बना, कैसे बना? तो पॉप ग्रेगरी ने जो सबसे पहले नॉर्मल ईयर की बात करी तो उन्होंने 365 का, कि इसमें 365 डेज होंगे। एक साधारण वर्ष जो है उसमें 365 दिनों की बात कही गई, 365 दिनों की बात करी गई कि 365 डेज होंगे, और 365 डेज जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। 365 डेज एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट है 365.2422, 365.2422, 365.2422 का, यानी जब कैलकुलेशन की गई कि एक वर्ष में पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, तो जब एक वर्ष वो घूमेगी तो एक वर्ष में दिनों की जो कैलकुलेशन की गई वो 365.2422 दिन का एक वर्ष हुआ। अब आप समझ पा रहे हैं कि दिन माना गया है 365, लेकिन दिन बढ़ कितना रहा है? 0.2422 एक वर्ष में। तो दूसरे वर्ष भी तो 0.2422 बड़ा होगा, तीसरे वर्ष भी 0.2422 बड़ा होगा, और चौथे वर्ष भी 0.2422 बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि 4 वर्षों में कैलेंडर 0.9688 दिन बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि कैलेंडर जो है वो 4 वर्षों में 0.9688 दिन बढ़ गया, और यही 0.9688 अप्रोक्स बन के लगभग 1 के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि 4 दिनों में कैलकुलेशन देखी गई 0.2422 के बढ़ने से 4 वर्षों में कैलकुलेशन बढ़ी 0.9688, जो कि लगभग 1 दिन के बराबर है। चलिए, तो कहने का मतलब यह हुआ कि 4 वर्षों में ही कैलेंडर खत्म हो गया। तो पॉप ग्रेगरी ने क्या करा? उनके पास ऑप्शन था। उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने कहा कि प्रत्येक चौथा वर्ष जो होगा, प्रत्येक चौथा वर्ष जो होगा वो 365 डेज का होगा। प्रत्येक चौथा वर्ष जो होगा वो 366 डेज, प्रत्येक चौथा वर्ष जो होगा वो 366 डेज का होगा। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 365 डेज का एक नॉर्मल ईयर होता है वो एग्जैक्ट 365 नहीं होता, वो गलत होता है। एग्जैक्ट होता है 365.2422। और जो लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर पॉप ग्रेगरी ने माना वो 366 माना, असल में वो 366 कंप्लीट नहीं होता। आप ध्यान से देखेंगे 365.9688 एग्जैक्ट होता है लीप ईयर, पूरा कंप्लीट 366 नहीं होता। लेकिन उन्होंने 366 माना कि चौथा वर्ष जो होगा वो 366 दिनों का होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एक वर्ष बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। और उस एक दिन को पॉप ग्रेगरी ने जो एडजस्ट करा वो फरवरी के महीने में करा, क्योंकि नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें जो फरवरी होगा, नॉर्मल ईयर में ये जो फरवरी होता है, नॉर्मल ईयर में 28 डेज का होता है, और लीप ईयर में ये हो जाता है 29 डेज का। तो एक दिन जो बढ़ता है वो असल में यही एक दिन फरवरी में ऐड कर दिया गया है। अब इसका ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि फरवरी में ही क्यों ऐड किया गया है, वो उन्होंने कर दिया है, पॉप ग्रेगरी ने ऐड, वही हम मानते चले आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि 366 डेज होंगे। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन की बात करते हैं हम, कि यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया कि 366 डेज कैसे बने, कि कैलेंडर 2.2422 हर प्रत्येक वर्ष जो बढ़ेगा तो 4 वर्षों में 0.9688 हो जाएगा। अब 9688 होगा तो लगभग एक दिन के बराबर है, तो हमने उसको 1 माना, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि ये 0.2422 जो है वो अप्रोक्स 0 है, तो इसको 0 माना, 365 ही रहने दिया। जब 0.9688 लगभग 1 के बराबर है तो हमने इसको 1 माना। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, अब बात शुरू होती है यहाँ से। असल में यहाँ से बात शुरू होगी, और शुरू क्या होगी कि अभी आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस की हम बात करेंगे तो 0.0312 आ रहा है। एक में से 0.9688 घटाएंगे, 0.0312 आ रहा है। 0.0312 कहाँ है? 0.0312 की कैलकुलेशन कहाँ गई? इसका मतलब कैलेंडर तो खत्म हो जाना चाहिए, खराब हो जाना चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए। तो 0.0312 की कैलकुलेशन पे ही हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम इस कैलकुलेशन में आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता रहता है
कि हम बात करें 400 ईयर्स में, 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं। अब स्टूडेंट मोस्टली इस बात को जानता है कि 97 ईयर्स होते हैं लीप ईयर, 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर्स होते हैं। अब हमने किताब में पढ़ लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट समझ रहा है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन वो 3 वर्ष कहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, मतलब लीप वर्ष तो 4 के मल्टीपल में होगा। असल में लीप वर्ष जो होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा। चौथा वर्ष लीप होगा तो फिर 8वां वर्ष लीप होगा, 8वां वर्ष लीप होगा तो फिर 12वां वर्ष लीप होगा, 12वां वर्ष लीप होगा तो फिर ऐसे करके 16वां वर्ष लीप होगा, ऐसे करते चले जाएंगे तो 100वां वर्ष लीप होगा। 100वें वर्ष से पहले की जब हम बात करेंगे तो 96 लीप होगा। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं तो 3 वर्ष और बढ़ जाते हैं। 400 वर्षों में तो 3 वर्ष और बढ़ जाएंगे, तो 3 वर्ष और बढ़ जाएंगे। तो फिर वो 97 क्यों हुए, हमने 100 क्यों नहीं माने? क्योंकि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, 4 के मल्टीपल में लीप वर्ष आता है। यही रीजन होता है कि हम किसी भी वर्ष में कितने भी वर्षों में लीप ईयर निकालने होते हैं तो 4 का डिवाइड करना होता है, क्योंकि 4 का मल्टीपल होता है तो 4 का डिवाइड करना होगा। 4 का डिवाइड करते हैं तो 100 टाइम्स जाएगा, 100 टाइम्स जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो लीप ईयर तो 100 होने चाहिए। स्टूडेंट के माइंड में भी ये रहता है कि लीप ईयर 100 होने चाहिए, लेकिन लीप ईयर 100 नहीं होते, लीप ईयर 97 होते हैं। तो 97 में फिर 3 वर्ष कम कहाँ से चले जाते हैं, तो फिर दोबारा आते हैं हम उसी जगह पे, कहाँ कम चले जाते हैं। इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए कि हमने जब एक लीप वर्ष, जब हमने लीप वर्ष बनाया, पॉप ग्रेगरी ने कहा कि एक दिन बढ़ रहा है। एक दिन कैसे बढ़ रहा है कि 4.2422 जो है हर साल बढ़ रहा है, तो 4 वर्षों में 0.9688 हुआ, जो लगभग 1 के बराबर है। लेकिन ध्यान से देखते हैं तो 1 और 0.9688 का डिफरेंस 0.0312 है, 0.0312 है। लेकिन एक बात समझिए, ये प्रत्येक 4 वर्षों में है, ये डिफरेंस प्रत्येक 4 वर्षों में आने वाला है। तो फिर 400 वर्षों में कितना डिफरेंस होगा, आप समझ रहे हैं कि 400 वर्षों में कितना डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस को तुम तब मानेंगे जब ये संख्या पूर्णांक बनेगी। अब ये संख्या पूर्णांक कब बनेगी कि 0.2 स्थान दाईं तरफ जाएगा, और 0.2 स्थान दाईं तरफ कब जाएगा, जब इसमें 100 का गुणा करेंगे। जब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 3.12 बनता है, और 3.12 जब बनेगा तो कब बना, कितने वर्षों में बना, जब 4 वर्षों में 0.0312 दिन की कमी है कैलेंडर में, तो 100 का गुणा करने पे 3.12 बना, कंप्लीट हो गया। 3 दिन कंप्लीट पता चल गए। लेकिन ये 3 दिन कितने वर्षों में पता चले, तो आप जानते हैं कि 4 वर्ष में इतना, तो 100 का गुणा कर रहे हैं तो 100 चौके 400, 400 वर्ष में 3.12 दिन की कमी हो गई। कैलेंडर जो है 400 वर्षों में 3.12 दिन कम हो गया। अब कैसे कम हुआ उसको समझते हैं ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। इस जगह पे ध्यान से समझिए, कंप्लीट पूरा कैलकुलेशन। देखिए अब जो 366 के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर चल रहा है वो 100 ईयर, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, 500 ईयर्स, 600, 700, 800, 900, ये चलता रहेगा। आप समझ पा रहे हैं, ये अनंत तक जाएगा। अब यहां हम इसको यहीं रुक के एक बात समझते हैं। अभी हमने कहा कि 3.12 दिन की कमी हो गई कैलेंडर में, लेकिन 366 दिन के अकॉर्डिंग कैलेंडर जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन कैलकुलेशन में 3.12 दिन की कमी है। एक हिसाब से कैलेंडर सही चल रहा है, दूसरे हिसाब से उस कैलेंडर में 3.12 दिन की कमी आ गई, तो फिर ये तो मिस बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है समझिए ध्यान से। या तो मैं जिस हिसाब से कैलेंडर चल रहा है उसमें से प्रत्येक 400 वर्षों में से 3.12 दिन कम कर दूं, या फिर कैलकुलेशन जो कम हो गई है 3.12 दिन, इसको बढ़ा दूं। तो कैलकुलेशन तो बढ़ेगी नहीं, कैलकुलेशन बढ़ा नहीं सकते हम।
कैलकुलेशन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कम करना है, कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है। कैलकुलेशन हमने ज़बरदस्ती बढ़ाई तो मैथमेटिक्स के सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे, फिर मैथ की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इसीलिए वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो कैलकुलेशन से हाथ नहीं लगा सकते। जो हमने अपने हिसाब से इसको बढ़ाया है हम इसको कम कर सकते हैं 3.12 दिन। 0.12 दिन कम आप नहीं कर सकते, दिन ही कम कर सकते हैं, कंप्लीट 1 दिन। तो आप 3 दिन कम करने होंगे आपको। प्रत्येक 400 वर्षों में कैलेंडर 3 दिन कम हो गया है, तो यहाँ कैलेंडर 3 दिन बढ़ा हुआ है, तो हमें इनमें से 3 दिन कम करना है। अब हम इसमें से 3 दिन भी कम करेंगे, ध्यान से समझिए। पहले मुझे एक बात बताइए कि जो 100 ईयर है वो कैसा है। अब आप कहेंगे साहब 100 ईयर जो है वो एक लीप ईयर है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं 100 ईयर तो लीप होता ही नहीं है, 100वां वर्ष। 100वां वर्ष तो साधारण होता है, क्योंकि इसे तो केवल साधारण वर्ष के केवल इसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। 200 को भी शताब्दी वर्ष कहते हैं, 300 को भी शताब्दी वर्ष कहते हैं, 400 को भी शताब्दी वर्ष कहते हैं। नहीं कहते, क्योंकि 400 को शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं, सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं 400 को, लेकिन 300 को केवल शताब्दी वर्ष कहते हैं। लेकिन अभी तक आप इस पर ध्यान देंगे तो 100वां वर्ष भी शताब्दी लीप वर्ष है, 200वां वर्ष भी शताब्दी लीप वर्ष है, 300वां वर्ष भी शताब्दी लीप वर्ष है, 400वां वर्ष भी शताब्दी लीप वर्ष है, 500वां वर्ष भी शताब्दी लीप वर्ष है। यानी कोई भी वर्ष हम आगे तक बात करेंगे अनंत तक, वो सभी वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब ऐसा क्यों होता है कि 100 को शताब्दी लीप वर्ष नहीं मानते, समझिए ध्यान से। अगर 100 लीप वर्ष है तो इसमें 366 दिन हैं, अभी तक इसमें 366 दिन हैं। 200वां क्यों लीप वर्ष क्या होता है कि जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब 4 का पूरा पूरा भाग किस में जाएगा कि जिसके पीछे या तो 2 जीरो हों या फिर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल हों। तो लास्ट में हर एक में 2 जीरो है, तो हर 4 से डिवाइड होगा। हर वर्ष 4 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब प्रत्येक लीप वर्ष होगा, और सेंचुरी तो है ही, तो प्रत्येक सेंचुरी लीप ईयर होगा। अभी तक हम इसको 100 को लीप ईयर कहेंगे, 366 दिन इसमें है। 200 भी लीप ईयर है। अब आप सोचेंगे क्यों है, क्योंकि अभी इसमें 366 डेज हैं, 366 दिन हैं, और जिसमें 366 दिन है 200 में वर्ष में, तो वो लीप वर्ष ही होगा। 300 लीप ईयर क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी 366 दिन हैं। और 400 को भी लीप ईयर कह रहे हैं क्योंकि अभी इसमें 366 दिन हैं, और आगे तक जितने भी हैं सभी में 366 दिन होंगे। लेकिन वापस आइए इस जगह पे जो मैंने कहा था कि इसमें से 3 दिन हमको कम करना है, और 3 दिन कम करना है। तो मैंने आपको एक बात बताई कि ये नॉर्मल ईयर 365 डेज माने गए हैं, असल में 365.2422 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन माने गए हैं, असल में 365.9688 दिन होते हैं। तो अभी तक 2 ही वर्ष आपके सामने हैं। अब मुझे इनमें से जब 3 दिन कम करने हैं तो एक बात ध्यान दीजिए कि प्रत्येक में से मैं केवल एक दिन ही कम कर सकता हूं। पहले 400 वर्षों में मुझे 3 दिन कम करने हैं, तो मैं 100वां ईयर जो है इसमें जिसमें कि 366 दिन हैं, इसमें से केवल 1 दिन कम करूंगा तो इसमें 365 दिन बचेंगे। अब जैसे ही इसमें 365 दिन हुए तो ये नॉर्मल ईयर कहलाया, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि अब इसमें 365 दिन हो गए, 366 नहीं है। 200वां वर्ष लीप ईयर है क्योंकि इसमें 366 दिन हैं, इसमें से हम 1 दिन कम करेंगे तो 365 दिन बचेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये नॉर्मल ईयर होगा, क्योंकि हमें 3 दिन एडजस्ट करने हैं। पहला दिन हमने 100 में से एडजस्ट किया, दूसरा हमने 200 से एडजस्ट किया, और तीसरा हम माइनस करेंगे 300 में से, तो यहाँ भी 365 डेज बचेंगे। तो ये नॉर्मल ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा। तो 300वां भी लीप ईयर नहीं है क्योंकि इसमें से 1 दिन कम कर दिया, तो ये नॉर्मल ईयर बचा। तो इसी हिसाब से 3 दिन एडजस्ट हो चुके हैं। अब 400 में वर्ष में से 1 दिन कम नहीं करेंगे। अगर 1 दिन कम करेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। हमें केवल 3 दिन एडजस्ट करने थे, तो 400 में पे तो एडजस्ट ही नहीं करना। तो 400 तो पहले भी 366 का था, अभी भी 366 का है, इसलिए पहले भी लीप ईयर था, अभी भी लीप ईयर है, तो इसको हम लीप सेंचुरी लीप ईयर ही बोलेंगे। अब 100 क्या रह गया,
केवल और केवल सेंचुरी ईयर। अब लीप तो है ही नहीं, 365 दिन हो गए। 200 में क्या रह गया, केवल और केवल जो है नॉर्मल ईयर रह गया, लीप तो है ही नहीं क्योंकि 366 है ही नहीं दिन, 365 रह गए। तो हमने 3 दिन एडजस्ट करे। अब आप में से कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं कि इसमें से एक एक दिन ही क्यों कम कर रहे हैं, एक में से ही 3 दिन कम कर लो, क्या दिक्कत हो जाएगी। अगर हम 100 में से ही 3 दिन कम कर लेते तो ये बेचारे सेंचुरी लीप ईयर तो कहलाते कम से कम। तो पहले में से ही हमने क्यों 3 दिन कम नहीं करा, इसलिए कम नहीं करा बेटा क्योंकि अगर हम इसमें से 3 दिन कम कर देते तो यहाँ 363 डेज बचते, और हमारे पास जो कैलेंडर हैं वो सिर्फ 2 हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, जिसमें कि 365 दिन और 366 दिन ही हो सकते हैं। अगर हम 363 दिन करेंगे तो तीसरा वर्ष बन जाएगा, और जैसे ही तीसरा वर्ष बनेगा तो कैलेंडर में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें से 3 दिन कम नहीं करेंगे। असल में हम 2 ही दिन कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम 2 दिन कम करेंगे तो 364 दिन बचेगा। तो एक 364 का कैलेंडर, एक 365 का कैलेंडर, एक 366 का, तो लीप साधारण एक और बन जाता, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसलिए हमने क्या काम करा, क्योंकि हमने 2 ही वर्ष रहने दिए, नॉर्मल और लीप ही, और इन्हीं 2 वर्षों के आधार पर हम या तो 365 दिन ही रख सकते हैं किसी भी वर्ष में, या हम 366 दिन ही रख सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। इसीलिए यहां 365 दिन बचे। अब जिस तरीके से हमने पहले 400 वर्षों में कैलकुलेशन की है, सेम कैलकुलेशन अगले 400 वर्षों में होगी। इन 400 वर्षों में जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी। इन आगे के जो 400 वर्षों में कैलेंडर में जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल पहले 400 वर्षों के अकॉर्डिंग ही होगी। अब यहां से एक बात ध्यान रखना कि कैलेंडर में जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है वो पहले 400 वर्षों में करनी है, क्योंकि जो कैलकुलेशन पहले 400 वर्षों में होती है वही अगले 400 वर्षों में रिपीट करती है, वही अगले 400 वर्षों में रिपीट करती है। समझ पा रहे हैं बात को। अब हम उसी बात पे आते हैं कि 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं। अभी हमने कहा था कि 400, और 400 में हम 4 का भाग देंगे तो 100 बार जाएगा, और 100 बार भाग जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 100 लीप ईयर होने चाहिए। तो 97 बुक्स में आपने देखे होते हैं 3 दिन कहाँ चले जाते हैं, वो कौन से होते हैं, 3 ईयर। तो 3 वर्ष कौन से होते हैं कि 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष लीप ईयर नहीं होते, जिसमें कि इस कैलकुलेशन में हमको मानने पड़ते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। तो फाइनली हम क्या करने वाले हैं, फाइनली हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 3 वर्ष अब लीप वर्ष नहीं रहे, सिर्फ शताब्दी वर्ष हैं। तो फाइनली 97 हमारा आंसर होगा कि 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। तो 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। अब आपको एकदम से क्लियर हो गया कि 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष क्यों होते हैं। और उससे पहले भी जितनी मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है वो उसको पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार समझ में नहीं आया तो 4 बार वीडियो देखो, लेकिन इस कैलकुलेशन को समझ लो अच्छे तरीके से। जैसे ही आपकी समझ में कैलकुलेशन आएगी धीरे धीरे पूरा कैलेंडर स्मूथ होता चला जाएगा। इसके बाद भी हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तब तक आप इसको नोट करिए अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन का आपको समझ में आया कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। अब देखिए, मैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करता हूं, इसको हटा देते हैं पूरा। अब कैलेंडर को हम इसमें करना क्या क्या है, देखिए सबसे पहले जो कैलेंडर है इसमें हमने बात करी, जो कैलेंडर बनेगा उसमें सीखना क्या है कि साधारण वर्ष,
यानी नॉर्मल ईयर, लीप वर्ष, लीप ईयर, दो चीज़ें आप सीख चुके हैं, समझ पाए अच्छे तरीके से। तीसरा हमें इसमें सीखना है, जो क्वेश्चन पूछ लेता है शक संवत, और एक आगे हमें सीखना है विक्रमी संवत, यानी शक एरा, विक्रमी एरा। तो शक एरा और विक्रमी एरा, शक संवत और विक्रमी संवत, हम इस पे भी आएंगे धीरे धीरे, इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद में तब फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे का और प्रोसीजर, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कंप्लीट कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। अभी आप ये मत सोचना कि कौन सी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, अभी हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं कैलेंडर का, अभी हम कैलेंडर का बेसिक पढ़ रहे हैं। धीरे 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 सारी चीज़ें कैलेंडर के बारे में पूरा सीखने के बाद में तब फिर आएंगे हम क्वेश्चंस पे, कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, इसमें किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हमने बात करी 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अभी हम बात करते हैं अगला कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आता है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आता है, समझना ध्यान से क्वेश्चन, कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन बात करी थी 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, और आप जानते हैं कि लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। इस बात को समझ रहे हैं आप, लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। लेकिन यहां पे बात करें 400 वर्षों में, तो कहने का मतलब ये है, कंफ्यूज ना हो आप 29 को देख के, कहने का मतलब ये है कि जनवरी में भी 29 डेट आएगी। भाई जनवरी 31 तक होती है, 29 डेट जनवरी में तो आएगी। फरवरी में जो है वो 29 डेज ओनली लीप ईयर में, ओनली लीप ईयर में 29 डेज आएगी फरवरी में। मार्च में 29 डेज जरूर आएगी, अप्रैल में 29 डेज डेट जरूर आएगी, आगे तक यानी कि दिसंबर तक हम चलते चले जाएंगे तो ऐसे ही 29 डेट हर एक में आती चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल फरवरी को छोड़ के हर बार 29 डेट आएगी 400 वर्षों में। तो हर बार 29 डेट आएगी, तो इसका मतलब ये है कि 400 वर्ष में 11 बार तो 29 तारीख आएगा ही आएगा, तो 4400 बार तो 29 तारीख आना ही आना है। समझ रहे हैं बात को, कि 4400 बार तो 29 तारीख आना ही आना है। ठीक है, अब बात रही लीप ईयर की, तो लीप ईयर में 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, अभी हमने बात करी। फरवरी कितनी बार 29 तारीख का होगा, कि जितने लीप ईयर होंगे, और कितने लीप ईयर हैं कि 97। तो टोटल को ऐड करेंगे तो 4497, 4497 बार, 4497 बार 29 तारीख आएगा। मैंने ये क्वेश्चन अभी इसलिए आपको करा दिया है, आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमने इसलिए इस क्वेश्चन पे बात करी है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है कि 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं और 400 ईयर्स में कितनी टाइम्स 29 डेट आती है, कितनी बार 29 तारीख आती है। दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने इसको अभी रखा है। फिर हम ऐसे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे करते चले जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ध्यान से समझिए। अब एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार,
कौन सा वर्ष चल रहा है? विच ईयर इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू नेशनल कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है? अब राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन जाता है कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या होता है। अभी आप ये ना सोचें कि हम हिस्ट्री में पहुंच गए हैं, इतिहास में पहुंच गए। हम इतिहास में नहीं हैं, इतिहास में नहीं, हम कैलेंडर के इतिहास में हैं। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं हम उसके इतिहास में हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, राष्ट्रीय कैलेंडर क्या होता है? तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो ही शक संवत है। शक संवत ही हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, यानी शक एरा ही हमारा नेशनल कैलेंडर है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत ही है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है और शक संवत जो है वो 78 एडी में बना। शक संवत का बना 78 एडी में। अब शक संवत 78 एडी में बना तो शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता मिली 22 मार्च 1957। तो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जो मान्यता मिली वो 22 मार्च 1957 को मिली। 22 मार्च 1957 को मिली और शक संवत 78 एडी का है। और 78 एडी का मतलब मैं डायरेक्ट आपको बताऊं कि जब पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर स्टार्ट करा 1 जनवरी सन 1 एडी, यानी कैलेंडर स्टार्ट करने के जो बाद का समय है वो तो एडी में होगा, ईस्वी में होगा। एडी मतलब ईस्वी। और इसके पहले का जो समय है वो बीसी में होगा, यानी ईसा पूर्व में होगा। तो शक संवत जो बना वो 78 एडी में बना, यानी 78 वर्ष बाद बना। और हमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है। राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है? असल में वर्ष कौन सा चल रहा है तो आप कहेंगे अभी जो वर्ष चल रहा है वो 2020 चल रहा है। अभी जो वर्ष है वो 2020 है। अब राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा होगा तो आप करेंगे भाई 78 वर्ष बाद बना राष्ट्रीय कैलेंडर। पॉप ग्रेगरी का जब 78वां वर्ष था ग्रेगोरियन कैलेंडर का, तब राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला वर्ष था। तो कहने का मतलब है 78 वर्ष छोटा था। और 78 वर्ष छोटा था तो जब भी हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है तो भी 78 वर्ष छोटा, चल रहा था तो भी 78 वर्ष छोटा, और चल रहा होगा तो भी 78 वर्ष छोटा। यानी 78 हमें इसमें से माइनस करेंगे अगर बात राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार होती है या शक संवत के अनुसार होती है। तो अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 1942। तो 1942वां जो वर्ष है वो चल रहा है राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार। तो राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार 2020 में से 78 माइनस करेंगे तो 1942वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है। अगर वो आपसे पूछता कि ये बताएं कि वर्ष 1953 में राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा होगा, तो हम क्या करेंगे कि 1953 में से 78 घटा देंगे। वो बात करें कि बताएं वर्ष 2020 में राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा होगा, तो आप 2000 जैसे बात करें 2050 में कौन सा चल रहा होगा तो 2050 में से 78 घटा देंगे। वो बात करें 2080 में कौन सा चल रहा होगा कि 2080 में से 78 घटा देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चाहे वो करंट ईयर की बात कर रहा हो, चाहे वो पिछले किसी ईयर की बात कर रहा हो, या वो आने वाले किसी ईयर की बात कर रहा हो। उसी ईयर में से 78 माइनस करेंगे तो वही राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार वर्ष निकल आएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए वो आपसे बात करता है कि विक्रमी संवत के अनुसार, विक्रमी संवत के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है। विक्रमी संवत के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है? तो विक्रमी संवत की हम बात करते हैं तो विक्रमी संवत जो है, विक्रमी संवत जो है वो 57 बीसी का है। ध्यान रहे किसी किसी बुक में 58 बीसी भी है, लेकिन रियल जो है वो 57 बीसी है, यानी 57 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में, यानी पॉप ग्रेगरी ने जो कैलेंडर बनाया उससे 57 वर्ष पहले का है विक्रमी संवत।
हिंदू कैलेंडर कहा जाता है विक्रमी संवत को। जो हिंदुओं में शादी ब्याह होते हैं वो इसी से होते हैं, विक्रमी संवत से। तो विक्रमी संवत 57 बीसी का है। अब ये जो 57 बीसी आपके सामने है, ये पहले की डेट का मतलब है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले। अब हमें इसमें करना क्या है कि जब पहले का है तो मतलब बड़ा होगा, तो विक्रमी संवत के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है, तो आप कहेंगे अभी तो 2020 चल रहा है। जब अभी 2020 चल रहा है तो इसका मतलब ये 57 वर्ष पहले का है, तो इसमें 57 ऐड कर देंगे। तो 57 ऐड करेंगे तो 2077 2077वां वर्ष चल रहा है, यानी विक्रमी संवत के अनुसार 2077वां वर्ष चल रहा है। मैं बात करूं कि ये बताएं कि वर्ष 2080 में विक्रमी संवत के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा होगा, तो 2080 में 57 जोड़ देंगे। तो मैं बात करूं, मान लीजिए कि 2025 में विक्रमी संवत के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा होगा, तो आप 2025 में 57 जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसी हिसाब से आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ जो बात करी, इस कैलेंडर के ऊपर जो बात करी, हमने इसके कैलेंडर के इतिहास के बारे में बात करी, हमने कैलेंडर के बारे में बात करी, कैलेंडर कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो धीरे 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 हम सारी चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। तो अभी तो हमने कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, अभी हमने कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज केवल इंट्रोडक्शन हुआ कि कैलेंडर होता क्या है। नेक्स्ट जो हमारा इसका कैलेंडर का जो पार्ट 2 होगा, तो कैलेंडर के पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। और कैलेंडर का पहला जो टाइप का क्वेश्चन होगा, वो पहले टाइप का क्वेश्चन आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि हम बात करें कि वर्ष 1983 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट में अगले पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं कि वर्ष 1983 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, मतलब आगे होगा। हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि वर्ष 1983 का कैलेंडर पिछले किस वर्ष के कैलेंडर के समान था, या हम ये भी कह सकते हैं कि पिछला तीसरा सेम कैलेंडर 1983 का कौन सा वर्ष था, या हम ये भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि वर्ष 1983 का 5वां आगे वाला वर्ष सेम कैलेंडर कौन सा वर्ष होगा। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करे आप उसका आंसर दे सकते हैं। बाकी के जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी टाइप आपने बुक्स में पढ़े हैं, जितने भी टाइप आप पढ़ेंगे या फिर जितने भी टाइप कैलेंडर में होते हैं, वो सभी टाइप हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ते रहिए, सुकून से पढ़ते रहिए, ठीक है। और सक्सेस मंत्रा में क्लासेस स्टार्ट आपकी हैं, तो एंजॉय करिए बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लॉकडाउन है, घर पे रहिए, बढ़िया तरह से रहिए, स्वस्थ रहिए, नियमों का पालन करिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से रहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।